कुछ बिल्स तो इतने कंट्रोवर्शियल रहे कि उनके नाम से ही पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। आखिरकार नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने तीनों लॉज वापस लेने की अनाउंसमेंट कर दी। Prime Minister Narendra Modi withdraw 3 farm laws. वीडियो में हम इसी प्रोसेस के शुरुआती हिस्से को जानेंगे, वो हिस्सा जो पार्लियामेंट के बाहर होता है और पार्लियामेंट में आने से पहले जो कुछ होता है वो सब जानेंगे। जब आप किसी नई खबर को सुनते हैं कि सरकार ने कोई नया लॉ यानी कानून बनाया है, तो क्या आप कभी सोचते हैं कि ये कानून कैसे बना, क्या ये सीधे तरीके से बन गया या फिर इसके पीछे एक लंबी, कॉम्प्लेक्स और इंटेंसिव प्रोसेस होती है। असल में इंडिया की पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनने का रास्ता एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई फेज होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं और हर एक कदम पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स होती है। तो आज हम इसी एक्साइटिंग जर्नी को समझने वाले हैं, वो जर्नी जो एक ऑर्डिनरी आइडिया से शुरू होती है और अंत में एक पावरफुल लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इस लॉ का जन्म कहीं बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, उन कमरों में जहां लोग बंद दरवाजों के पीछे बैठकर बातचीत करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और फैसले लेते हैं। अब देखिए, लॉ बनने की इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी होंगी, जैसे किस तरह से गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि एक नया लॉ की ज़रूरत है, फिर वो लॉ कैसे तैयार होता है, फिर वो कैसे कैबिनेट के पास जाता है, फिर पार्लियामेंट में कैसे पेश होता है और लास्ट में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से कैसे ऑफिशियली एक कानून बन जाता है। ये पूरी प्रोसेस महीनों या कभी कभी सालों तक चल सकती है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती है और बहुत सारे लोगों के विचार शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस के शुरुआती हिस्से को जानेंगे, वो हिस्सा जो पार्लियामेंट के बाहर होता है और पार्लियामेंट में आने से पहले जो कुछ होता है वो सब जानेंगे। तो देखिए, इंडिया में एक नया कानून बनाने की शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से होती है। किसी सरकारी डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्ट्री को या फिर किसी राजनीतिक नेता को महसूस होता है कि समाज में एक समस्या है और उस समस्या को हल करने के लिए एक नए कानून की जरूरत है। ये समस्या कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि इन्वायरमेंट को बचाना हो या फिर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी टेक्नोलॉजी सेक्टर में कानून की क्लैरिटी लानी हो। तो जैसा ही किसी डिपार्टमेंट को ये महसूस होता है तो वो एक प्रपोजल तैयार करना शुरू करता है। ये प्रपोजल बहुत डिटेल्ड होता है, इसमें उस समस्या का डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है। ये बताया जाता है कि पिछले कानूनों में क्या कमियां हैं और ये दिखाया जाता है कि नए कानून से समाज को क्या बेनिफिट होगा। इसलिए ये जो प्रपोजल तैयार किया जाता है उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। इसे तैयार करते समय सरकारी डिपार्टमेंट को अपने आइडियाज शेयर करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से भी सलाह लेनी पड़ती है। हो सकता है कि जिस कानून को बनाना है वो किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि कई डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता हो, इसलिए उन सभी डिपार्टमेंट से राय लेनी पड़ती है। कभी कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉज के लिए गवर्नमेंट आम जनता से भी राय मांगती है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट्स और सिटीजन से फीडबैक ली जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को पहले से तैयारी का फेज कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में एक लॉ की फाउंडेशन तैयार होती है। और एक बार जब गवर्नमेंट को लगता है कि प्रपोजल पूरी तरह तैयार हो गया है तो ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इंडियन गवर्नमेंट का वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सभी कानूनों की तैयारी की निगरानी करता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहा जाता है। यहाँ एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहा जाता है और यहाँ वकीलों की एक टीम होती है जो बस कानून बनाने का काम करते हैं। ये वकील बेहद ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और इन्हें पता होता है कि कानून को सही तरीके से कैसे लिखना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी ना हो और कानून स्पष्ट हो। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को जब कोई प्रपोजल मिलता है तो वो उसकी बहुत ही गहराई से जांच करता है। ये देखा जाता है कि क्या ये कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या ये अन्य मौजूदा कानूनों से टकराता है और क्या इसे कानूनी भाषा में सही तरीके से लिखा जा सकता है। तो इतना सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को ये काम 30 दिन के अंदर पूरा करना पड़ता है। इसके बाद वो एक ड्राफ्ट तैयार करता है, यानी कि लॉ का एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। ये ड्राफ्ट बहुत ही सावधानी से लिखा जाता है क्योंकि इसी से लोगों के जीवन को सीधा असर पड़ता है। इस ड्राफ्ट को तैयार करते समय कानून के एक्सपर्ट, जिन्हें ड्राफ्ट मैन कहा जाता है, वो बहुत ही सावधान रहते हैं। ये हर एक शब्द, हर एक वाक्य को सोच समझ कर लिखते हैं। कानून की भाषा बहुत ही सटीक होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई एक शब्द गलत हो तो आगे चलकर कोर्ट में उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तो एक बार ये ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो इसे उस डिपार्टमेंट को वापस भेजा जाता है जो इसके लिए एप्लीकेशन कर रहा था। वो डिपार्टमेंट फिर से इसे देखता है, कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ बदलाव मांग सकता है। फिर इन बदलाव को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा ड्राफ्ट में शामिल किया जाता है और ऐसा करने के बाद जब लॉ यानी कानून की ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो जाती है और सभी को लगता है कि ये ठीक है तो इसे कैबिनेट के पास भेजा जाता है। अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले बॉडीज में से एक है। इसमें देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है या यूं कहे कि यूनियन मिनिस्टर होता है।
कैबिनेट का काम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मंजूरी देना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना और ये देखना कि क्या नया कानून गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा कैबिनेट को कानून के प्रपोजल के साथ एक डिटेल्ड नोट दिया जाता है जिसे कैबिनेट नोट कहा जाता है। इस कैबिनेट नोट में उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को ये समझना होता है कि क्यों ये कानून जरूरी है, क्या इससे बेनिफिट होंगे, इसमें किस तरह की अरेंजमेंट्स की गई है और क्या इसमें कोई जोखिम हो सकता है। तो इसी के लिए कैबिनेट की बैठक में सभी मिनिस्टर्स इस प्रपोजल पर चर्चा करते हैं। कुछ मिनिस्टर्स को ये नापसंद हो सकता है, कुछ इसे पसंद कर सकता है, कभी कभी तो बहुत बड़ी डिबेट होती है, लेकिन अंत में कैबिनेट को एक डिसीजन लेना पड़ता है, हाँ या ना। तो अगर कैबिनेट मंजूरी दे देता है तो ये लॉ पार्लियामेंट में पेश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कैबिनेट न कहता है या कुछ बदलाव मांगता है तो फिर से प्रोसेस शुरू होती है। कभी कभी तो कोई प्रपोजल कैबिनेट द्वारा डिसमिस्ड हो जाता है और फिर वो कभी पार्लियामेंट में नहीं जाता। लेकिन जब कैबिनेट अपनी परमिशन दे देता है तो ये कानून का ड्राफ्ट पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कुछ और डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन। इस डॉक्यूमेंट में बहुत ही ब्रीफ और क्लियर तरीके से ये बताया जाता है कि इस कानून को क्यों बनाया जा रहा है, समाज की क्या समस्या है और इस कानून से उस समस्या का समाधान कैसे होगा। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में अगर कोर्ट को लॉ के किसी प्रोविजन को समझना हो तो वो इसी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन को देखती है। कुछ कानूनों के साथ स्पेशली जब वो कानून सरकारी खर्चा से जुड़ा हो तो एक फाइनेंशियल मेमोरेंडम भी जोड़ा जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि इस कानून को लागू करने में सरकार को कितना खर्चा आएगा। ये सब तैयारी के बाद कानून के ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के पास भेजा जाता है जहां इसे प्रिंट किया जाता है। फिर इसके ऑथेंटिक कॉपीज गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय को भेजी जाती है। पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट के काम है पार्लियामेंट की सभी अरेंजमेंट्स करना, रिकॉर्ड रखना और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। अब जब कानून का ये ड्राफ्ट जिसे अब तक बिल कहा जाता है वो पार्लियामेंट में आता है तो सबसे पहले पहला वाचन होता है। लेकिन यहाँ वाचन का मतलब रीडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसे जोर जोर से पढ़ता है। असल में ये तो एक फॉर्मल प्रोसेस है। पहला वाचन का मतलब है कि ये बिल पार्लियामेंट में औपचारिक रूप से पेश किया जाता है गवर्नमेंट के उस मिनिस्टर द्वारा जिसके डिपार्टमेंट के लिए ये कानून है और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी वो मिनिस्टर खड़े होकर कहता है मैं ये बिल पार्लियामेंट में पेश करना चाहता हूँ और फिर एक मोशन को प्रेजेंट किया जाता है। मोशन का मतलब है प्रपोजल, एक फॉर्मल प्रपोजल जो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए रखा जाता है। पहले वाचन के दौरान पार्लियामेंट के मेंबर को इस बिल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मिनिस्टर्स थोड़ा बता सकते हैं कि ये बिल क्या है, लेकिन इस समय गहन चर्चा नहीं होती। लोग आपत्ति भी उठा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पहले वाचन में बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक बार जब पहला वाचन पूरा हो जाता है तो ये बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेटे में पब्लिश किया जाता है, यानी कि सरकारी समाचार पत्र में पब्लिश किया जाता है ताकि आम जनता को भी पता चल जाए कि ये बिल पेश किया गया है। इसके बाद दूसरा वाचन, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। अब दूसरा वाचन शुरू होता है। ये दूसरा वाचन पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है क्योंकि यहीं पर असली काम होता है, यहीं पर असली चर्चा होती है, यहीं पर कानून को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। दूसरे वाचन के दो मेन फेज है, पहला है जनरल डिस्कशन और दूसरा है कमिटी स्टेज। और तीसरा भी एक तरह का है जिसे कंसिडरेशन स्टेज कहा जाता है। जनरल डिस्कशन में पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बिल के बारे में बात कर सकते हैं, वो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बहस कर सकते हैं। ये कहते हैं कि क्या ये अच्छा कानून है या नहीं, क्या इससे समाज को लाभ होगा या हानि होगी। इस फेज में पार्लियामेंट अपने अपने विचार रख सकते हैं, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं और ये सुझाव दे सकते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो इस जनरल डिस्कशन के दौरान पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का अधिकार है। वो कह सकते हैं कि ये बिल एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए या फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए या फिर इसे जनता की राय के लिए ऑपरेट किया जाए। अब ये कमेटी क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे पार्लियामेंट में कई तरह की कमिटीज होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, ये परमानेंट कमेटी होती है जो हमेशा बनी रहती है और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स के बिल की जांच करती है। फिर होती है सेलेक्ट कमेटी, ये किसी स्पेशल बिल के लिए बनाई जाती है और सिर्फ एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर से मिलकर बनी होती है। और फिर होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, ये दोनों सदनों के मेंबर से मिलकर बनी होती है। तो इन कमिटीज का मेन काम है किसी बिल का गहराई से स्टडी करना, इसके हर एक प्रोविजन को समझना, एक्सपर्ट की राय लेना और फिर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपना। इसलिए जब कोई बिल किसी कमेटी को भेजा जाता है तो उस कमेटी के पास आमतौर पर 3 महीनों का समय होता है उस बिल की जांच करने का। लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में ज्यादातर कमिटीज इस समय को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और 6 से 8 महीनों तक का समय ले सकती है। और इतना टाइम लेने के बाद कमेटी के मेंबर उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज देखते हैं, यानी कि वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य को समझते हैं। वे एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनकी राय सुनते हैं। ये जनता से भी सुझाव मांग सकते हैं,
कभी कभी कमेटी को लगता है कि इस बिल में कुछ खतरे हो सकते हैं या कुछ कमियां हैं, तो वो उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव देती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, जिसे हमने पहले पढ़ा, अगर कोई पार्लियामेंट में इस बिल के किसी प्रोविजन को लेकर सवाल उठाए या अगर बाद में कोर्ट को इस कानून को समझना पड़े, तो वो इसी स्टेटमेंट को देखती है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कमिटीज इसी को ध्यान में रखकर अपनी जांच करती है कुछ बिल्स के लिए, स्पेशली जब बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो या उसमें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन हो। तो पार्लियामेंट ये डिसीजन ले सकती है कि बिल को जनता की राय के लिए ऑपरेट किया जाए। इसका मतलब यह है कि बिल की एक प्रति गवर्नमेंट को भेजी जाती है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जाती है और ये कहा जाता है कि कृपया इस बिल पर अपनी राय भेजें। आमतौर पर इसके लिए कुछ सप्ताह का समय दिया जाता है। आम जनता, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स सभी अपनी राय भेज सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि जनता को इस बिल के बारे में क्या विचार है। फिर जब ये राय इकट्ठा हो जाती है तो इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राय को देख सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिल के लिए या जनता की राय लेने की प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए, जब भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पर विचार किया जा रहा था, तो अलग अलग कमेटी ने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी राय ली और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब जब कमेटी की रिपोर्ट आती है या जब जनता की राय इकट्ठा हो जाती है, तो विचार चरण शुरू होता है। इस फेज को कंसिडरेशन स्टेज भी कहा जाता है। इस फेज में पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स बिल को देखते हैं, लेकिन इस बार क्लॉज बाय क्लॉज हर एक खंड को समझा जाता है, हर एक प्रोविजन पर चर्चा की जाती है। पार्लियामेंट अपने सुझाव दे सकते हैं, अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकता है इस खंड में ये शब्द होगा, ये नहीं होगा, ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, या फिर इसमें ये शर्त जोड़ी जानी चाहिए। इसलिए जब कोई अमेंडमेंट्स का प्रपोजल किया जाता है तो उस पर भी चर्चा होती है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस अमेंडमेंट्स के फेवर में हो सकता है, कुछ अगेंस्ट में। फिर उस अमेंडमेंट पर वोट किया जाता है। अगर वोटिंग में ज्यादा मेंबर्स उस अमेंडमेंट के फेवर में है तो वो प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बिल में शामिल कर दिया जाता है। अगर ज्यादा मेंबर्स उसका अगेंस्ट है तो वो अमेंडमेंट डिसमिस्ड कर दिया जाता है। इस तरह से क्लॉज बाय क्लॉज पूरे बिल की जांच की जाती है। कभी कभी तो इस फेज में ही बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, कभी कभी तो पूरा बिल ही बदल जाता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंश्योर करती है कि कोई भी कानून अच्छी तरह से टेस्टेड हो और विचार विमर्श के बाद बना हो। इस कंसिडरेशन स्टेज में गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी अपनी बातें रख सकते हैं। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई सवाल पूछता है तो मिनिस्टर उसका जवाब दे सकता है। मिनिस्टर ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं, हम इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा प्रपोज्ड अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करती है तो उस अमेंडमेंट को गवर्नमेंट अमेंडमेंट कहा जाता है और उसे कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर मिनिस्टर इसके लिए तुरंत मंजूरी नहीं दे पाते तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ता है और फिर कैबिनेट की अप्रूवल को इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद जब क्लॉज बाय क्लॉज सभी डिसीजन पूरी हो जाती है तो बिल थर्ड रीडिंग यानी तीसरा वाचन के लिए तैयार होता है। थर्ड रीडिंग में कोई नया अमेंडमेंट नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ एक फॉर्मल स्टेज होती है जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बिल के सपोर्ट या अपोजिशन में अपनी फाइनल बात रखते हैं। कुछ एमपी कहते हैं मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये देश के लिए अच्छा है, जबकि कुछ कहते हैं मैं इसको अपोज करता हूं क्योंकि इसमें ये कमियां है। इसके बाद फाइनल वोटिंग होती है। ये वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर इसमें सदन के ज्यादा मेंबर्स 50% से ज्यादा फेवर में वोटिंग करते हैं तो बिल उस हाउस में पास माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन पार्लियामेंट दो हाउस से मिलकर बनी है। पहला है लोकसभा जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और दूसरा है राज्यसभा जिसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, लेकिन क्या दोनों हाउस की पावर इक्वल है? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है। लोकसभा को ज्यादा पावर क्यों दी गई है? इसका मेन रीजन ये है कि लोकसभा को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल माना जाता है। लोकसभा के सभी मेंबर्स सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने जाते, उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुना जाता है या फिर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसी वजह से लोकसभा को ज्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता है और उसे ज्यादा पावर दी गई है, खासकर मनी बिल के मामले में। लेकिन मनी बिल क्या होता है? तो देखिए, मनी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पैसे से रिलेटेड होते हैं, जैसे टैक्स लगाना या हटाना, बोरविंग करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक फंड्स का यूज, ये सभी मनी बिल्स का अंतर्गत आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में डिटेल में बताया गया है कि कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगर मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है
तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ सजेशन दे सकती है। राज्यसभा के पास बिल पर सजेशन देने के लिए केवल 14 डेज होता है। अगर 14 डेज के अंदर बिल वापस नहीं भेजा जाता तो ये मान लिया जाता है कि बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया है। अब तक हमने समझा कि लोकसभा में बिल कैसे पास होता है, लेकिन जब वही बिल राज्यसभा में जाता है तो क्या होता है, वहां भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अगर बिल लोकसभा में बिना किसी अमेंडमेंट के पास हुआ है तो राज्यसभा उसे सेम फॉर्म में पास कर सकती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। ऐसे में अमेंडेड बिल वापस लोकसभा भेजा जाता है। लोकसभा उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाए, यानी दोनों हाउसेस किसी बिल पर एग्री ना करे, तो क्या होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 लागू होता है। इसके तहत प्रेसिडेंट दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स एक साथ बैठकर बिल पर वोट करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग में डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से लिया जाता है, यानी प्रेजेंट मेंबर्स में से 50% से ज्यादा अगर बिल के फेवर में वोट करते हैं तो बिल पास माना जाता है। हालांकि ज्वाइंट सिटिंग बहुत रेयर होती है, इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इसे बहुत कम बार यूज किया गया है, क्योंकि यूजुअली दोनों हाउसेस डिस्कशन के जरिए इशू सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि कोई इंपॉर्टेंट बिल इनडेफिनेटली पेंडिंग ना रहे। और फिर से मनी बिल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में सबसे सेंसिटिव बिल्स होते हैं। मनी बिल्स को डिफाइन करना आसान नहीं है। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग कोई बिल तभी मनी बिल कहलाता है जब वो सिर्फ टैक्स, गवर्नमेंट बोरिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट फंड से रिलेटेड मैटर तक लिमिटेड हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने का फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर का होता है। स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और इनके डिसीजन को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्पीकर को ये पावर दी गई है, और स्पीकर को ये पावर इसलिए दी गई है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का मानना था कि जनता के पैसे से जुड़े फैसले सीधे इलेक्टेड हाउस यानी लोकसभा द्वारा लिए जाने चाहिए। लेकिन ये पावर कई बार कंट्रोवर्शियल भी रही है। कुछ लोग मानते हैं कि स्पीकर के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। अब गवर्नमेंट बिल के अलावा एक और कैटेगरी होती है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये वो बिल्स होता है जो किसी मिनिस्टर द्वारा नहीं बल्कि किसी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक स्ट्रॉन्ग फीचर है, क्योंकि इससे ये दिखता है कि लॉ मेकिंग का राइट सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स बिल की कुछ लिमिटेशंस होती है। कोई एमपी एक सेशन में केवल 3 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। इन बिल्स पर डिस्कशन सिर्फ फ्राइडे को होती है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं लाया जा सकता, जैसे फॉरेन पॉलिसी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हिस्ट्री देखी तो लगभग 300 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन सिर्फ 14 बिल से लॉ बन पाए हैं, यानी सक्सेस रेट बहुत कम है। अब देखिए, जब कोई बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो वो फाइनल स्टेज में प्रेसिडेंट के पास जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, प्रेसिडेंट बिल को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, यानी साइन कर सकते हैं और बिल लॉ बन जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट बिल पर एक्शन ना लेकर उसे रोक सकता है, जिसे पॉकेट वेटो कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है। प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ या बिना अमेंडमेंट्स के, तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्टेंस देना कंपलसरी होता है। प्रेसिडेंट फिर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट की रोल लार्जली सेरेमोनियल मानी जाती है और रियल लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास होती है। मनी बिल्स के मामले में प्रेसिडेंट की पावर लिमिटेड होती है। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, वो या तो एक्सेप्टेंस देते हैं या बिल को रोकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मनी बिल्स पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट आमतौर पर एक्सेप्टेंस दे देते हैं और प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस मिलने के बाद बिल एक्ट बन जाता है। लेकिन लॉ तभी एनफोर्स होता है जब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेटे में पब्लिश किया जाता है। इसे गैजेटे नोटिफिकेशन कहा जाता है। गैजेटे में पब्लिश होने के बाद ही कोई लॉ ऑफिशियली इफेक्टिव माना जाता है। कुछ लॉज तुरंत लागू होता है जबकि कुछ फ्यूचर डेट से लागू किए जाते हैं, इसलिए ये पूरी प्रोसेस लंबी और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यही कॉम्प्लेक्सिटी इंश्योर करती है कि कोई भी लॉ जल्दबाजी में ना बने। मल्टीपल डिस्कशन, डिबेट्स और अप्रूवल के बाद ही लॉ बनता है, ताकि सिटीजन के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। अगर लॉ मेकिंग बहुत इजी होती तो गवर्नमेंट आर्बिट्री लॉज बना सकती थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइलाइबरेटली एक डिटेल्ड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनाई है। अब तक हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे एक बिल तैयार करती है, कैबिनेट उसे कैसे अप्रूवल देती है और फिर वो पार्लियामेंट में कैसे पेश होता है। लेकिन जब कोई बिल पार्लियामेंट में आता है तो असली ड्रामा शुरू होता है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां डिफरेंट आइडियाज वाले लोग एक साथ आते हैं, और जब कोई बिल कॉन्ट्रोवर्शियल होती है तो पूरी पार्लियामेंट हीटेड हो जाती है। तो अब हम कुछ ऐसे बिल्स की डिटेल्ड स्टोरी जानेंगे जो पार्लियामेंट में हेवी कंट्रोवर्सी के साथ पास हुई।
कुछ बिल्स तो इतने कंट्रोवर्शियल रहे कि उनके नाम से ही पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हम देखेंगे कि कैसे कमिटीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्सपर्ट्स और कॉमन पब्लिक इन बिल्स पर सवाल उठाए, कैसे पार्लियामेंट में इंटेंस डिबेट हुई और आखिर में ये बिल्स लॉज कैसे बने। ये एक ऐसी जर्नी है जो दिखाती है कि इंडियन डेमोक्रेसी कितना लाइवली, कितना कॉम्प्लेक्स और कितना पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल बिल की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, जिसे बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए कहा गया। ये बिल इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे डिस्कस्ड बिल्स में से एक है। 2019 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया। बिल का बेसिक आइडिया ये था कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस के कारण इंडिया आया है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बिल में मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया था। बिल के अकॉर्डिंग सिर्फ हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और पारसी को ये बेनिफिट मिलना था। तो जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट में आया, पूरे कंट्री में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने कहा कि ये बिल आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। उनका कहना था कि ये बिल इंडिया के सेकुलर नेचर के अगेंस्ट है और इसमें गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट अलग था। गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, इसलिए वहां मुस्लिम को रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसके बाद 9 नवंबर 2019 को यह बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। अपोजिशन एमपी ने इसे कम्युनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, लेकिन गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी थी। तो 10 दिसंबर को मिडनाइट तक लोकसभा ने बिल पास कर दिया, 311 वोट्स इन फेवर, 80 अगेंस्ट। फिर राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी, फिर भी कुछ नॉन एनडीए पार्टी जैसे बीजेडी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और 11 दिसंबर को राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया, 125 इन फेवर, 105 अगेंस्ट। तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बिल पास हो गया और बिल पास होने के बाद कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग में मंथ लॉन्ग प्रोटेस्ट चला, कई सिटीज में वायलेंस भी हुई, जिसमें ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 100 लोगों की मौत हुई। लेकिन फिर भी बात यही नहीं रुकी, इस बिल के अगेंस्ट यानी सीए के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 200 प्लस पेटिशंस फाइल हुई। कोर्ट अभी भी इस मैटर पर हियरिंग कर रहा है। ये दिखाता है कि लॉ बनने के बाद भी सिटीजन्स कोर्ट के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्म लॉज 2020 की। तो देखिए 2020 में गवर्नमेंट 3 फार्म बिल्स लाई, फार्मिंग ट्रेड फ्रीडम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट से जुड़े बिल्स। गवर्नमेंट बोली कि इससे फार्मर्स को फ्रीडम और बेटर प्राइस मिलेगी, लेकिन फार्मर्स को डर था कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी और बड़े कंपनीज उन्हें एक्सप्लॉइट करेगी। हालांकि इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, लेकिन इसके बाद पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट्स के फार्मर ने मैसिव प्रोटेस्ट शुरू किया। दिल्ली बॉर्डर्स पर लाखों फार्मर्स महीनों बैठे रहे। आखिरकार नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने तीनों लॉज वापस लेने की अनाउंसमेंट कर दी। ये इंडियन डेमोक्रेसी में पब्लिक पावर का बड़ा एग्जांपल है। इसके साथ ही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक एग्जांपल है कि कैसे कंट्रोवर्शियल बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा जाता है। इसमें क्या हुआ, वक्फ यानी रिलीजियस डोनेशन प्रॉपर्टी से जुड़े लॉ में बदलाव के लिए 2024 में गवर्नमेंट ने बिल पेश किया। अपोजिशन को लगा कि इससे गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल जाएगी और माइनॉरिटी राइट्स पर असर पड़ेगा, इसलिए बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी ने एक्सपर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक से ओपिनियन लिया और कई चेंजेस सजेस्ट किए। ये प्रोसेस दिखाता है कि कंट्रोवर्शियल बिल को डिटेल स्क्रूटिनी के लिए कमेटी को कैसे भेजा जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, जिसे कॉमनली ट्रिपल तलाक कहा जाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक यानी एक हस्बैंड का एक ही बैठक में तलाक 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 कहकर डाइवोर्स देना एक रॉन्ग प्रैक्टिस है और कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये प्रैक्टिस वुमेन्स राइट का वायलेशन करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कुछ केसेस में मुस्लिम मैन इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल पनिशमेंट हो सकती है। इसलिए यहाँ एक कॉम्प्लेक्स डिबेट सामने आई। एक तरफ वुमेन्स राइट की प्रोटेक्शन थी, दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर अप्लाई होती है। साथ ही किसी सोशल प्रैक्टिस को क्रिमिनल लॉ के तहत पनिश करना सही है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल था। क्या इसे सिविल लॉ से हैंडल करना चाहिए था? ये सारे सवाल पार्लियामेंट में उठे और जब बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो अपोजिशन पार्टीज ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये बिल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कुछ लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट वुमेन्स राइट की बात कर रही है, लेकिन ये एक एंटी मुस्लिम पॉलिसी का हिस्सा है। हालांकि गवर्नमेंट का स्टैंड अलग था। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई प्रैक्टिस वुमेन को हार्म करती है तो उसे रोकना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन से जुड़ी हो।
फिर भी लोकसभा में बिल पास हो गया। लेकिन असली चैलेंज राज्यसभा में था, क्योंकि वहां गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। अपोजिशन पार्टी ज्यादा स्ट्रांग थी। सवाल उठा कि यह बिल रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ नॉन एनडीए पार्टीज जैसे बीजू जनता दल बीजेडी और कुछ रीजनल पार्टीज ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फाइनली 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। 99 वोट्स इन फेवर, 84 अगेंस्ट। ये एक वेरी क्लोज वोट था, लेकिन बिल लॉ बन गया। इसके बाद जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया तो कई लीगल चैलेंज सामने आए। कोर्ट ने कुछ प्रोविजन पर सवाल उठाए और कुछ इंटरप्रिटेशंस मॉडिफाई की। ये क्लियरली दिखाता है कि भले ही पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर दे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो कोर्ट उसे रिव्यू और मॉडिफाई कर सकती है। तो ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ बिल्स पास करने की जगह नहीं है। यहाँ डिबेट होती है, कमिटीज काम करती है, पब्लिक प्रेशर असर डालता है और कोर्ट बैलेंस बनाते हैं। यही इंडियन डेमोक्रेसी की असली ताकत है।